तो ये मैं आ गया हूँ अंदर। ये मेरा होटल है जो कि मैंने बुक कराया था क्वारंटीन के लिए। इसमें ये थोड़ा सा आउटर है सिटी से, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ग्रीनरी है आउटसाइड में, बालकनी भी है। अगर आप बालकनी भी यूज़ करना चाहते हैं तो बालकनी भी है। बालकनी है। इसमें 2 बेड है। टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव अगर आप कुछ खाना पकाना चाहें या आपके पास कुछ हो तो स्टोर करना चाहें खाने को, ठंडे को ठंडा करना चाहें। ये है बाथरूम, ये बाथरूम है। काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, और ये साफ़ सफाई का है। और यहाँ आप कपड़े लगा सकते हैं, अपने सुखा भी सकते हैं। ये स्लीपर है। मैंने सोचा था स्लीपर मिलेगी नहीं, मैं लेके आया था साथ में, लेकिन अच्छा है, यहाँ पे स्लीपर भी है। 2 बेड है, अगर आप 2 जन हैं तो 2 बेड है। वैसे मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ अभी तो ये सिंगल मेरे लिए। वो है पानी गर्म करने का, ये है पानी गर्म करने का है। ये इसमें पानी डालो और बॉईल करो, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक केटली आती है वैसे ही है। अगर चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए कप है। टिश्यूज़ हैं जो टिश्यू यूज़ करते हैं। प्लेट्स हैं खाना खाने के लिए। 3 टाइम मील है, इसमें नॉन वेज वेजिटेरियन सब मिक्स होता है, तो ये 3 टाइम मील है। आप कोशिश करें कि पहले से बुकिंग करने से पहले देख लें कि वहाँ पे वेजिटेरियन अवेलेबल है या नहीं। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो चल जाएगा मुझे। जो वेजिटेरियन है उनको देखना है कि अगर आपको वेजिटेरियन खाना ही चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो था मेरा होटल। तो भाई साहब अभी तो आ गए हैं, आप मेरे चेहरे को देख ही रहोगे। पिछले 18 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया से थाईलैंड, क्योंकि जहाँ मेरा होम सिटी है वहाँ से मैंने ट्रेन लिया। ट्रेन से मैं दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से फिर मैं इतना लेट हो गया कि मेरी फ़्लाइट मिस हो ही जाती। इतना सा बच गया कि एक बंदा मिल गया मुझे अच्छा सा एयर इंडिया में, क्योंकि सब कहते हैं एयर इंडिया अच्छी नहीं है, बट एक अच्छा बंदा मिल गया मुझे जिसने मेरा फटाफट कस्टम क्लियर करवाया, फटाफट सिक्योरिटी वगैरह करवाया, और मैं बहुत जल्दी मतलब बोर्ड कर लिया मैंने प्लेन को। तो और अभी मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो शायद मैं आपको ये वीडियो में ना दिखता, या फिर मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। तो जो भी है बेसिकली यहाँ पे अच्छा है रूम, और ये सबसे बेस्ट और चीपेस्ट मैंने चूज़ किया है। इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और अभी का जो रूल चल रहा है थाईलैंड में, अभी जो रूल चल रहा है उस हिसाब से आपको बजट थोड़ा इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा। मैंने भी बजट इंक्रीज़ किया है, लेकिन फिर भी आपका बजट इतना हाई जाएगा जिसमें आप पूरा थाईलैंड घूम लेते थे जितने रुपए में, उन पैसों में आपका केवल होटल बुकिंग हो रहा है। तो आप समझ जाइए कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता था मेरा यूट्यूब चैनल मैं स्टार्ट करूँ तो ऐसी कंट्री से करूँ जो कि लोग पसंद करते हैं। तो थाईलैंड एक ऐसी जगह है, मैं भी पसंद करता हूँ, लोग भी पसंद करते हैं, जहाँ बीचेज़ हैं, नाइट लाइफ है, अच्छा है माहौल। तो ये जो मेरा ट्रैवल होने वाला है, जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ बीट ज़्यादा रहने वाला है, ऑन बीट थोड़ा कम रहेगा। कोशिश करूँगा ऑन बीट भी रहे। ऑन बीट मीन्स मैं इतना नाइट लाइफ आपको दिखा नहीं पाऊँगा, या फिर वो जो दूसरे दिखाते हैं ना, जो दूसरे यूट्यूबर होते हैं जो लड़कीबाजी करना, ये करना, वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे कि आप कपल भी आ सकते हैं यहाँ पे, और थाईलैंड में ऐसे सीक्रेट प्लेसेस भी हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ भी वीकेंड निकाल सकते हैं, बिता सकते हैं, और अपने हनीमून पे भी आ सकते हैं। तो ऐसी जगह मैं जाऊँगा और ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप भी जाएँ वहाँ और आप भी मज़े लें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं कैसे यहाँ एंटर हुआ थाईलैंड में, क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट लिए, क्या क्या मुझे देने पड़े, क्या क्या मुझसे पूछा गया,
ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी इस वक्त मैं हूँ होटल में, क्वारंटीन हूँ फॉर 5th डे। अभी जस्ट जो आपने वीडियो देखी स्टार्टिंग में वो फर्स्ट डे की थी। अभी 5th डे को मैं ये वापस से बना रहा हूँ वीडियो डिटेल की। पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बना पाया, अभी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी जगह जाना रहता है, करना रहता है, वीडियो शूट करना रहता है, फिर उनको एडिट करना, सब करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए थाईलैंड आने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट है अगर आपके पास तो वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, प्लस उसमें 2 पेज खाली होने चाहिए ताकि स्टाम्प लग सके उस पर। दूसरा आपको चाहिए इंश्योरेंस, जो कि इम्पोर्टेंट थिंग है। तीसरा चाहिए फ़्लाइट टिकट जाने की और आने की, दोनों फ़्लाइट टिकट कंफर्म होनी चाहिए आपकी। आप चाहे तो अगर अगर आपका कहीं और प्लान है, जैसे आप थाईलैंड आ रहे हैं, थाईलैंड से कहीं जाने का प्लान है आगे, तो आप ऐसी एयरलाइन के साथ में बुक कर सकते हैं जो कि फ्री हो, जिसका मतलब कैंसिलेशन फ्री हो और आपको पूरा रिफ़ंड मिल सके, लेकिन आपको बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, वो मांगते हैं। दूसरा आपको चाहिएगा थाई पास, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप एंटर होंगे थाई पास लेके थाईलैंड में। उसको थाई पास आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कैसे थाई पास और थाई वीज़ा इंडिया से ही ले सकते हैं डायरेक्टली बाय योर सेल्फ। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको होटल बुकिंग कराना होगा, कंफर्म होटल बुकिंग, जिसके अंदर आपका RT-PCR टेस्ट हो, और ये आपको कराना पड़ेगा 2 दिन के लिए, 1st और 5th डे। 1st और 5th डे का कराने के बाद पेड ये आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप बैंकॉक अराइव होंगे तब वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बिना आप अलाउड नहीं है बैंकॉक में। तो भाई कोई भी ट्राई मत करना बिना उसके, विदाउट पे के या फिर विदाउट SHA प्लस या फिर AQ होटल बुक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं आ सकते यहाँ पे किसी भी कीमत पे। और दूसरा ये है, जब आप दिल्ली एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल का लेटर है, जैसे कि आप, अगर मैंने जैसे इंडिया से अप्लाई किया है तो मेरे पास EOA था, VOA था, सॉरी नॉट EOA, इट्स अ VOA। तो मेरे पास VOA था, तो जिसका मतलब होता है वीज़ा ऑन अराइवल। ये एक लेटर आता है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, कैसे वीज़ा ऑन अराइवल आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इंडिया से, और कैसे आप थाई पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। डॉक्यूमेंट तो ये रहते। अब आता है कि आप बोर्ड जब करेंगे तो उससे पहले आपको एक RT-PCR टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, जो कि 48 आवर, मेरी जैसी एयरलाइन है, एयर इंडिया थी मेरी एयरलाइन। अगर आपकी कोई डिफरेंट एयरलाइन है तो आप उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि वो कितना अलाउड करते हैं। वैसे तो जनरली 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी, जब तक आप डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं तब तक वो 72 आवर के अंदर अंदर होनी चाहिए RT-PCR, तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, काफ़ी लोगों ने बोला है कि RT-PCR करना दिल्ली से ही ज़रूरी है, दिल्ली एयरपोर्ट से ही ज़रूरी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है दिल्ली से आपको अप्लाई करना है या फिर दिल्ली से ही आपको RT-PCR कराना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। मैंने मेरे होम टाउन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अप्लाई किया, RT-PCR वहाँ से करवाया, इवन फ्री में था वो, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है RT-PCR, तो मेरे कुछ भी चार्जेस नहीं लगे। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे कराएंगे तो उसके लिए आपको 800 पे करना पड़ेगा, हालांकि वो 6 घंटे में आ जाती है। मेरी रिपोर्ट आई, मैंने एक दिन पहले टेस्ट कराया आने से पहले यहाँ पे, तो मेरी रिपोर्ट आई नाइट में, तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद आई, लेकिन मैं तब तक निकल चुका था दिल्ली के लिए। तो सेकंड थिंग ये भी है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास QR कोड की एक रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आपकी व्हाट्सएप में भी चलेगा, या फिर रिपोर्ट का तो भी चलेगा, बट उसमें QR कोड होना चाहिए और ICMR अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए, तो आप करवा सकते हैं RT-PCR वहाँ से। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन पहले करा लें, कोई दिक्कत नहीं है एक दिन पहले कराने में, लेकिन इतना समय लें कि आपकी RT-PCR आपके एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट है उससे 5-6 घंटे पहले उसका रिज़ल्ट आ जाए, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए।
तो ये तो थी RT-PCR। तो आप बुक करा सकते हैं RT-PCR अपने शहर से। तो जब मुझे RT-PCR मिला तो वो मैंने एक दिन पहले कराया था। तो एक दिन पहले कराया था तो मुझे RT-PCR का रिज़ल्ट मिला रात को 10 बजे, जबकि मैं उस वक्त ट्रेन में चल रहा था क्योंकि मेरा होम टाउन दिल्ली से दूर है। और मैं एयरपोर्ट पहुंचा 5 बजे सुबह, जो कि मैं लेट हो गया था क्योंकि 6:15 मेरी फ़्लाइट थी और मुझे बोर्ड करना था 5:10 5:05 बजे। लेकिन मैं फिर भी फाइनली मैं कर लिया मैंने बोर्ड, और अभी मैं यहाँ हूँ। तो ये तो रही बात आपकी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा, एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद में आप जब बोर्डिंग पास लेंगे उसके बाद में आपको कस्टम में भेजा जाएगा। कस्टम में जाने के लिए आपको सबसे पहले इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा। इमिग्रेशन के लिए आपसे पूछे जाएगा कि क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वही जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। तो आप अपनी आइटनरी बता सकते हैं। अगर आप प्लेसेस आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं कि आप वहाँ जाने वाले हैं, उन प्लेसेस का नाम भी आप बता सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने बताया कि मैं अभी बैंकॉक जा रहा हूँ, बैंकॉक से फिर पटाया जाऊँगा, पटाया से फिर फुकेट जाऊँगा, फुकेट से वापस मैं बैंकॉक आऊँगा। हालांकि इस बीच में मेरा प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन एक आइटनरी उनको आप बता सकते हैं ओरली। वो ज़्यादा कुछ इतना पूछते नहीं है, बट फिर भी वो पूछते हैं कि कहाँ कहाँ जाओगे, तो आप बता सकते हो अपनी आइटनरी ऐसे नॉर्मल वे में। तो बस जब भी आओ यहाँ पे प्लेसेस के नाम जो पॉपुलर है उनके नाम याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉपुलर प्लेसेस पे जाते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर वो पूछता है आपके पास वीज़ा है क्या, तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं कि सर वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मैं वीज़ा ही जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा। दूसरी बात, फिर अगर वहाँ से आपको स्टैंप लग जाएगा एग्ज़िट का, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कस्टम, जो कि इमिग्रेशन से राइट साइड में निकलते ही है, सिक्योरिटी चेकिंग से राइट साइड में। वहाँ अगर आप जाएंगे, वहाँ पे भी नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो कि इमिग्रेशन पूछे जाते हैं। मेरे केस में काफ़ी जल्दी हो गया क्योंकि मेरी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली थी, टाइम हो रहा था डिपार्चर का। तो मुझे जो एयर इंडिया के भैया थे मिले थे वहाँ पे, जिन्होंने फटाफट मेरा काम करवा दिया। तो मुझे टाइम नहीं लगा, मुझे केवल 2 मिनट लगे। जस्ट उन्होंने मुझसे ये पूछा क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला घूमने जा रहा हूँ। क्या करते हो, तो मैंने कहा यहाँ पे इंडिया में जॉब करता हूँ, वेकेशन के लिए घूमने जा रहा हूँ। बस इतना सा पूछा, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और मुझे कहा तुम जा सकते हो। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी चेक क्लियर किया, जिसमें भी मुझे ज़्यादा वक्त लगा नहीं क्योंकि जब तक मैं पहुँचा था कुछ भीड़ थी नहीं। तो वहाँ से मैं क्लियर करके फिर मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी। तो ये तो था इंडिया का प्रोसेस। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जब भी अगर आप इंडिया से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लें तो तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जाएं। मेरी जैसी गलती ना करें। हालांकि समय होता है, लेकिन फिर भी मेरे केस में ये था क्योंकि मुझे हेल्प मिल गई। आपके केस में शायद ना हो पाए, आप अपनी फ़्लाइट मिस कर सकते हैं, तो आपका पूरा ट्रिप बर्बाद हो सकता है। दूसरी बात, जब आप बैंकॉक पहुँचते हैं तो अगर आपके पास थाई पास है तो सबसे पहले आपको क्यू में लगना पड़ेगा। एक चेयर्स लगी होती है, जैसा कि आप लोगों को मेरी फर्स्ट वीडियो में मिल गया होगा देखने को। वहाँ चेयर्स लगी होती है, उन चेयर्स पे आपको वेट करना पड़ता है। जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, जिसमें आपके थाई पास आ गया, आपका थाई वीज़ा आ गया है, या और जो प्लेन में जो इमिग्रेशन के 2 फॉर्म दिए जाते हैं, ये इस टाइप के फॉर्म होते हैं। मैं अभी पिक्चर डाल दूंगा इसमें ड्यूरिंग द वीडियो। तो इस टाइप के होते हैं 2 फॉर्म, एक बड़ा होता है लंबा, उसका एक हाफ पार्ट वो लोग रख लेते हैं और दूसरा पार्ट हमें दे देते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको हमेशा साथ रखना है, ये बहुत ही काम के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब तक आप थाईलैंड में हैं इन दोनों को साथ में रखें। इसके बाद आप लोग जाते हैं थाई पास के काउंटर पे। थाई पास के काउंटर पे जाके वो लोग आपका थाई पास चेक करते हैं। ओके होने के बाद थाई पास वाले इस पर स्टैंप लगाते हैं, जो कि आपका फॉर्म होता है, जो आपको प्लेन में मिला होता है, जो कि बड़ा होता है चौकोर। तो उसमें जिस पे लिखा होता है द ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल ऑफिसर एट पोर्ट हेल्थ एंड क्वारंटीन, इस वाले फॉर्म को वो साइन और सील कर देते हैं ताकि आप वहाँ से निकल के इमिग्रेशन में जा सकें। ये होने के बाद आपका एक तरह से थाई पास वैलिड हो जाता है और चेकआउट काउंटर बना होता है वहाँ पे। उस चेकआउट काउंटर पे आपको ये थाई पास चेक कराना होता है, सबसे पहला काउंटर वही होता है। उसके बाद आप जा सकते हैं राइट साइड में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से क्रॉस करके जाएंगे तो राइट साइड में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे। वहाँ जाके आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर आपको केवल पासपोर्ट,
और अपने इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें जो कि चाहिए होती है यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, आपको चाहिए पासपोर्ट, आपको चाहिए इंश्योरेंस, आपको चाहिए होटल बुकिंग, आपको चाहिए फ़्लाइट टिकट, और आपको चाहिए आपका वैक्सीनेशन प्रूफ, आपको चाहिए आपका RT-PCR रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको चाहिए फ़ोटोग्राफ जो कि होने चाहिए 4x6 cm, जिसमें आपका फेस पूरा विजिबल होना चाहिए। और बिल्कुल आप कुछ भी या तो हैट या जैकेट पहन के नहीं खिंचवा सकते, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट उसके अंदर, फ़ोटो के अंदर, और आपका पूरा फेस विजिबल होना चाहिए, जिसमें आपकी आईज़ और माउथ और नोज़ एंड काइंड ईयर्स सब कुछ क्लियरली उनको नज़र आ जाए। तो ये तो था वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस। नॉर्मली वहाँ पे फॉर्म भरिए, नॉर्मल होता है प्रोसेस। हालांकि सॉरी मैं भूल गया उस फॉर्म का बताना आपको डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था वीज़ा ऑन अराइवल का लेटर, तो मुझे क्यू में नहीं लगना पड़ा। मुझे डायरेक्टली वहाँ की जो ऑफिशियल लेडी थी उसने डायरेक्टली मुझे आगे पहुँचा दिया काउंटर पे, जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल अगर है आपके पास लेटर तो वहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने मुझे पहुँचा दिया। तो मैं वहाँ चला गया, उन्होंने 2 सेकंड के अंदर मेरे ऊपर स्टैंप लगा दिया। स्टैंप लगने के बाद मैंने वहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद आपको जाना है गेट नंबर 9 पे। उसके अलावा कोई गेट पे जा नहीं सकते, क्योंकि गेट नंबर 9 ही है डिपार्चर और एग्ज़िट, सॉरी अराइवल और एग्ज़िट का। वहाँ अगर आप जाएंगे तो जैसे ही आप 9 नंबर के गेट पे पहुँचेंगे, तो जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, अलग अलग स्टॉल्स बनी हुई हैं, जहाँ पे होटल्स, बहुत सारे होटल्स के बंदे खड़े होंगे, जो कि हाथ में नेम प्लेट लेके खड़े रहते हैं होटल्स के नाम। तो आपको अपना होटल का नाम वैसे भी मालूम होगा। अगर बाई चांस आपको कहीं दिखे नहीं, किसी भी काउंटर पे जाके आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये होटल है, तो मुझे कहाँ जाना है। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। उसके बाद आपके टी शर्ट्स पे एक वो कोडिंग वाले स्टिकर लगाते हैं, ताकि ये बंदा इस होटल जाएगा, इसके साथ में किसको भेजना है, कौन सी टैक्सी में भेजना है, कौन सी टैक्सी इनको लेके जाएगी। इसके बाद मेरे केस में यही था, मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरी टैक्सी में जाने थे 2 से 3 बंदे एक बार में। तो जब मेरे बंदे आ गए साथ वाले, तो हमें ले जाया गया। उसके बाद तकरीबन मुझे 8 से 10 किलोमीटर एयरपोर्ट से मैं आया ट्रैवल करके, जहाँ की मेरा होटल है। सेम होटल अभी मेरा 5th डे वाला भी है, जो कि मेरा 1st डे वाला था, और सेम होटल आज भी है। तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। जब मैं एग्ज़िट किया तो सबसे पहले वो लोग जो मार्केट के अंदर लोकल इनका होता है होटल वालों का, कि जहाँ पे डिजीज़ कंट्रोल के वो बने रहते हैं काउंटर, जहाँ पे आप वो लोग ले जाते हैं आपको, और आपका RT-PCR का सैंपल लिया जाता है, आपका स्वाब टेस्ट किया जाता है, और इसके बाद आपको होटल ड्रॉप किया जाता है। होटल आने के बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वही वापस से। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखना, आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे जो कि आपको प्लेन में मिलते हैं, जो कि इमिग्रेशन वाले फॉर्म होते हैं, वो आपको बहुत संभाल के रखने हैं, वो यहाँ मांगे जाते हैं। इसके अलावा होटल की बुकिंग, कंफर्मेशन पेड, वो आपके पास या तो प्रिंट आउट हो या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो चलेगा, पासपोर्ट, आपका वैक्सीनेशन प्रूफ, RT-PCR, ये चीज़ें मांगी जाती हैं। ये चेक होने के बाद में आपको रूम अलॉट होता है। रूम में आने के बाद आप आराम से रेस्ट करिए, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से रेस्ट करिए। तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आती है, और 6 से 8 घंटे बाद आप पूछ सकते हैं उनसे कि अगर आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। 6 से 8 घंटे लगते हैं रिज़ल्ट आने में, तो ये आप चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। रिज़ल्ट अगर आपका नेगेटिव है तो आप होटल से आउट कर सकते हैं, होटल से चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपका फर्दर कहीं दूसरे होटल में रहना है, या फिर आपको जस्ट बाहर जाके घूमना है, तो आप जा सकते हैं, बट इन कंडीशन इफ़ यू आर नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव आ गए तो सबसे बेस्ट है, आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस था। दूसरी रही बात वीज़ा ऑन अराइवल कैसे अप्लाई करते हैं इंडिया से ऑनलाइन, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं थाई पास बाय योर सेल्फ, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें मांगते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो इन्हीं में से ही होते हैं, थाई पास में भी और वीज़ा ऑन अराइवल में भी। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। मेरे केस में मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा था, और अभी यहाँ पे जानते ही हैं आप, सारी कंट्री में बहुत सारे रूल्स हैं। तो यहाँ पे भी थाईलैंड में काफ़ी रूल है। तो मैं नहीं चाहता था मुझे डिपोर्ट किया जाए, या फिर किसी वजह से मैं वीज़ा नहीं मिले मुझे, तो मैं पहले से श्योर होना चाहता था मेरे पास अगर वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपको मिल जाता है इंडिया से, तो आप श्योर हो जाइए कि आपको वीज़ा तो मिल ही जाएगा, ये चीज़ कंफर्म है। इसलिए मैंने मेरे केस में ये लिया। तो इसमें एक डिफरेंस है
इसमें आपको 500 बात एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना, आपको केवल देना है 2000 बाहत, जो कि यहाँ की करेंसी होती है। आप चाहें तो एक्सचेंज करा के फिर दे सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं, तो आप एक्सचेंज वो खुद करके दे देंगे, आपको यूएस डॉलर में प्राइस देना होगा। ये तो था वीज़ा ऑन अराइवल का और सारा डिटेल जो भी प्रोसेस था दिल्ली से बैंकॉक तक का आने का। और उसके बाद रही बात होटल बुकिंग की, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे मैंने तो सेम बुकिंग कराई क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट था। अगर आप कॉम्बो पैक लेंगे तो ये आपको चीप पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेपरेट बुकिंग कराएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। मेरे केस में मुझे टोटल दोनों डेज़ का विथ RT-PCR पैकेज पड़ा। हाँ, तो मैं कहा था, सॉरी वो मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो मैं अभी मेमोरी कार्ड वापस से चेंज किया है। तो मैं था बुकिंग के बारे में, होटल की बुकिंग के बारे में बता रहा था आपको। तो होटल बुकिंग के बारे में ये सीन है, तो भाई मैंने जो होटल बुकिंग कराया वो 1st and 5th डे एक ही होटल में कराया, और ये थोड़ा इसलिए कराया क्योंकि ये चीप पड़ता है। अगर आप सेपरेट बुकिंग कराएंगे तो आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और कौन सा होटल सबसे सस्ता पड़ेगा ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके साथ में थाई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और थाई पास कैसे अप्लाई करना है, उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा चीपेस्ट और आप कैसे फाइंड कर सकते हैं होटल को, ये भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। तो भाई मैं बुक कराया तो मैंने कॉम्बो वाला बुक कराया, तो मुझे टोटल पड़ा 6300 बात का, तो इस अराउंड 14,175 रुपीज़ कुछ ऐसा होता है इंडियन रुपीज़ में। तो ये मैंने बुक कराया था। अगर आप सेपरेट बुक कराते हैं तो सेपरेट बुक कराने में प्रॉब्लम है। फर्स्ट डे के लिए लगता है 39 बात, 3900 बात, एंड सेकंड डे के लिए लगता है वही प्राइस अगर आप सेपरेट बुक कराते हैं। लेकिन आप करा सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट होता है। जैसे फर्स्ट डे आप बैंकॉक में क्वारंटीन हुए, उसके बाद आप नेगेटिव आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस होटल से और आप घूम सकते हैं कहीं पे भी थाईलैंड के अंदर। और जहाँ पे आप 5th डे हैं, जैसे नॉर्मली आप पटाया में हैं जैसे, तो आपको पटाया से जाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि वहीं आप क्वारंटीन होना चाहते हैं, तो पटाया में भी SHA प्लस होटल्स हैं जहाँ पे आप 5th डे के लिए अपनी होटल बुक कर सकते हैं और वहाँ आप अपना 5th डे का टेस्ट करवा सकते हैं और वहाँ क्वारंटीन हो सकते हैं। ये बेनिफिट अभी है। मीनवाइल मतलब टोटली आप ट्रैवल कर सकते हैं इन बिटवीन 4 डेज़, 4 दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर यू केम नेगेटिव। तो ये सारा प्रोसेस था, तो ये सारी डिटेल थी। अगर आपको कुछ और जानना है यहाँ के बारे में या डिटेल्स चाहिए आपको जो भी, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पूछिए मुझसे, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। सून मैं अपना इंस्टाग्राम भी स्टार्ट करने वाला हूँ नोमैडलर सिंह के नाम से, तो वो जैसे ही मैं बनाता हूँ उस अकाउंट को तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर वीडियो के अंदर डाल दूँगा। तो मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो सारी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आएगी। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, तो मैं ऐसी अच्छी वीडियो और अच्छी कंट्रीज़ को कवर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। और जो भी है अभी के लिए इतना ही। तो अभी हो चुकी है शाम, मुझे भी मेरा 5th डे का रिज़ल्ट आने वाला है, मुझे वापस से बाहर जाना है, तो देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट में। वैसे तो नेगेटिव ही आना है, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है और ये अच्छा भी रूल है। तो इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और दूसरों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, ट्रैवल करते रहिए, जीवन में खुश रहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।